चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कैसे जो है ट्रस्ट को इम्प्रूव किया जाता है, कैसे ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसका एक्सटेंशन होता है, कैसे ट्रस्ट में जो है ट्रस्टी काम करते हैं, कैसे जो है उसके ऑथर आते हैं। इन सब बारे में हम लोगों ने बातें की अब तक। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जैसे कोड है या फिर आपका ऑथर है, ये सब क्रिएट करते हैं ट्रस्ट को। पर कोर्ट जब इस पर काम करती है या ट्रस्टी को हटाया कैसे जा सकता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और कैसे ट्रस्ट में उसका काम ख़त्म किया जाता है। ठीक है, काम ख़त्म इन करने सेंस है कि कब कब अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज और उसका रिमूवल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर उसी के ऊपर है। सो अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज एंड रिमूवल ऑफ ट्रस्टीज़। सो अपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली नियुक्ति की बात कर रहा है कि न्यासी की नियुक्ति। तो हम पहले पढ़ चुके हैं इस पर कि जो ट्रस्ट है वो 3 पार्टीज में है। सबसे पहले एक ऑथर है जो ट्रस्ट बना रहा है, क्रिएटर है जो, ठीक। उसके बाद वो जो ट्रस्ट जिसके लिए क्रिएट करता है, जिसके बेनिफिट के लिए क्रिएट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी, लाभार्थी। उसके अलावा जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो उसको उसको रेगुलेट करता है, उसका पूरी तरीके से एडमिनिस्टर करता है, उसे हम कहते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं यहाँ पे, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए वो पावर्स को यूज़ करता है। तो इसलिए आज सबसे पहले बात ही हम करेंगे, जो प्राइम हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्रस्टी रहेगा। तो ट्रस्टी के बारे में बात करेंगे। तो अब 3 जो अगले लेक्चर्स हैं वो सिर्फ ट्रस्टी के ऊपर है। तो पहला जो है उसका अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज और रिमूवल है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो उसकी पावर और ड्यूटीज़ के बारे में, फिर उसकी लायबिलिटीज़ और डिसेबिलिटी क्या है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है। तो 3 दिन जो है सिर्फ ट्रस्टी की बात होगी, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सबसे पहले बात कर रहा है, जनरली ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तो हमें पता है कि जब हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो उसमें रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। उसके अलावा यहाँ पे बात कर रहा है कि नॉर्मली जो ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है वो ऑथर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो क्रिएटर और ऑथर ये जो है हमेशा किसी ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं किसी ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ ये देखते हैं कि ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में ये बताया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं वो अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले, वो मान ले वो बात कि जो बर्डन हम उसको दे रहे हैं उस चीज़ को वो अपने ऊपर एज अ लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले। तो नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में ये बात बताई गई है, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट। बट अब 2 बातें थी, उसको पहले बोला गया, कोई एक पर्सन ए है, उसको बोला गया कि सर हम आपको जो है ट्रस्टी बना रहे हैं। तो उसने कहा या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, उसमें उसकी वो लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी। पर अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बारे में क्या है? बट इफ ही एक्सेप्ट्स द ट्रस्ट ही बिकम्स बाउंड बाय द ड्यूटीज एनेक्स टू द ऑफिस। तो यहाँ चैप्टर 3 जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ड्यूटीज ऑफ द ट्रस्टी, उसके बारे में बात करेगा वहाँ पे। तो वो बाउंड हो जाएगा तुरंत ही, जैसे उसने एक्सेप्ट किया तो वैसे ही वो बाउंड हो जाएगा, वैसे ही वो वेस्टेड हो जाएगा एज अ पर्सन ऑफ ट्रस्ट। तो ट्रस्टी जो है जैसे ही एक्सेप्ट करता है अपनी लायबिलिटीज़ को, वो तुरंत उन पावर्स, लायबिलिटीज़ और ड्यूटीज से बंध जाता है। ठीक है, तो अब सपोज दैट यहाँ पे बताया गया है, वंस अ पर्सन एक्सेप्ट टू बिकम अ ट्रस्टी ही becomes bound by the office itself। ठीक है, एक बार उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ट्रस्टी है तो वो बाउंड हो जाएगा उस ऑफिस के द्वारा। उस ऑफिस के साथ साथ जो भी काम चल रहा है वो उस ऑफिस को सर्व करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे एक बार ज्वाइनिंग कर ली, नौकरी लग गई, तो एक बार ज्वाइनिंग कर ली, प्रोबेशन पीरियड में आप चले गए, तो आसानी से आपका जो है ड्यूटीज़ आपने उसको मान लिया कि एक्सेप्टेड है, तो वो ड्यूटीज़ आपको फुलफिल करनी ही करनी है। And it is not open for him to renounce the same at his pleasure। तो अपने खुद के प्लेजर के लिए वो नहीं, कि उसका जब मन आ रहा है तब वो उसको बाउंड कर ले रहा है, जब मन आ रहा है उसको रिनाउंस कर दे रहा है, जब मन चाह रहा है कि वो अपनी लायबिलिटी से भाग जा रहा है, नहीं फुलफिल कर पा रहा है उसको। ठीक है,
तो ये चीज़ में बताई गई है कि उसके मन मुताबिक मनमाना काम नहीं करेगा। एक पहले से ही प्रोसेस जो तय किया गया है ट्रस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हुए उसको एज अ ट्रस्टी सर्व करना पड़ेगा। नॉर कैन ही बी रिमूव्ड इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोग डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि ट्रस्टी किसी को बनाया गया है तो तुरंत बाद ही उसको जो है तुरंत डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आर्बिट्रेरी मैनर में या ना तो उसको हटाया जा सकता है और ना ही मनमाने तरीके से वो खुद अपनी ड्यूटीज को रिनाउंस कर सकता है, छोड़ सकता है, वेव कर सकता है। तो यहाँ पे ये जनरल बात हो गई। अब डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी का जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो सेक्शन 70 से स्टार्ट होता है। तो कहा जा रहा है सेक्शन 70 प्रोवाइड्स दैट द ऑफिस ऑफ अ ट्रस्टी इज वैकेटेड बाय हिज डेथ और बाय हिज डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑफिस। दो तरीके से यहाँ पे ट्रस्टी अपने ऑफिस से डिस्चार्ज कर सकता है। उन्मोचन कहते हैं हिंदी में इसको। उन्मोचन मतलब वो अपना पद त्याग कर रहा है, वो छोड़ रहा है। दो तरीके हैं बस। एक क्या है कि वो या तो उसकी डेथ हो गई हो, ट्रस्टी की डेथ हो गई तो वो डिस्चार्ज कर देगा अपने ऑफिस को, या दूसरा डिस्चार्ज का तरीका है जब वो अपने ऑफिस से खुद ही डिस्चार्ज कर रहा हो, वो अगले फर्दर सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, दो तरीके हैं, एक जो अभी एक्ट में बताया जाएगा आगे फर्दर वो, और एक उसकी डेथ हुई हो। दो तरीके से वो अपनी लायबिलिटीज से रिमूव हो सकता है। तो सेक्शन 71 प्रोवाइड करता है फर्दर प्रोवाइड्स दैट अ ट्रस्टी मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली एज फॉलोज। अब वो कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट बनी ही थी इसलिए कि उसको एक टाइम पे खत्म हो जाना है, तो जैसे ही वो ट्रस्ट खत्म होगी वैसे ही वो ट्रस्ट खत्म होगी वैसे ही वो ट्रस्टी भी उसका काम समाप्त हो गया। अब ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही तो ड्यूटीज उसकी हैं। अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, ट्रस्ट डीड ही नहीं रहेगी, तो ट्रस्टी की कोई गारंटी भी नहीं है। अब वो वहाँ पे उसकी ड्यूटीज फुलफिल हो जाएंगी, तो वैसे ही पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज को ऑटोमेटिकली रिनाउंस कर देगा, मान लिया जाएगा उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है एज पर द एक्सटिंक्शन ऑफ द ट्रस्ट। सेकेंड पॉइंट है बाय द कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जब डेट रहता है, डेट को फुलफिल करने के लिए ट्रस्ट का ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रस्टी की ड्यूटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उस डेट को चुकाता है, ऑथर के डेट को चुकाता है, क्रिएटर के डेट को चुकाता है, और जैसे उसका डेट उसने चुका दिया, उसका उधार उसने चुका दिया पूरी तरीके से, वैसे ही उसकी ड्यूटीज फुलफिल हो गई। तो अब उसकी कोई नई ड्यूटी है ही नहीं, तो जैसे उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई वो ट्रस्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बाय सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट की बात कर रहा है, ये ट्रस्ट डीड की, ट्रस्ट डीड की बात कर रहा है। और ट्रस्ट डीड में अगर कोई और तरीका जो बताया गया हो, उस समय भी वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर देगा। अब वो ट्रस्ट डीड अलग अलग बनाते हैं, तो उसमें पहले ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रस्टी ये काम करेगा, तो इसकी वजह से इसकी ड्यूटीज तुरंत ही समाप्त कर दी जाएंगी, उनकी सेवा उसी टाइम से समाप्त कर दी जाएगी। तो पर्टिकुलरली उस ट्रस्ट डीड में अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर दिया जाता है। डी पॉइंट क्या कह रहा है बाय अपॉइंटमेंट अंडर दिस एक्ट ऑफ न्यू ट्रस्टी इन हिज प्लेस। न्यू ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट में नहीं, नया ट्रस्टी जो उसकी प्लेस पे अपॉइंट किया गया है, ये सेक्शन 73 की बात कर रहा है। अभी हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 73 पे कोर्ट ने मान लीजिए उस पर जो है अपॉइंट कर दिया नया ट्रस्टी, उस पर पर्टिकुलर कोई इंसॉल्वेंट हो गया। अभी बात किया था हम लोग ने प्रॉपर पर्सन के बारे में, सेक्शन 60 एक्सप्लेनेशन 1, कौन कौन नॉट प्रॉपर पर्सन है। प्रॉपर पर्सन वो होते हैं जो ट्रस्टी के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो बताया गया है सेक्शन 60 एक्सप्लेनेशन 1 में कि कौन कौन प्रॉपर पर्सन नहीं है। कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी का जो इंटरेस्ट है बेनिफिशियरी के अगेंस्ट में चला गया, कोई अब्रॉड में सेटल हो गया, और कोई क्रिमिनल घोषित हो गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड घोषित हो गया। तो ये सब पर्सन जो होते हैं ये प्रॉपर पर्सन की श्रेणी में नहीं आते, दे आर नॉट प्रॉपर पर्सन। तो ये प्रॉपर पर्सन जो है, अगर उस पर बताया गया है, उसकी जगह पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्सन जो है प्रॉपर पर्सन नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही वो प्रॉपर पर्सन नहीं, तो उसकी जगह तो वैकेंट हो जाएगी ना, और जब जगह वैकेंट हो जाएगी तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल एक दे देते हैं, सुब्रत सहारा का मान लीजिए।
सहारा कंपनी थी, सहारा कंपनी कोई ट्रस्ट होगी मान लीजिए, ट्रस्ट में पता चला कि सुब्रत सहारा का ऊपर जो है आरोप लगे, ठीक है। अब आरोप लगे तो उन्होंने बताया, उनके ऊपर मुकदमा करना शुरू हो गया। अब जब मुकदमा शुरू हुआ उनके ऊपर, तो वैसे ही हमने उस चीज़ को देखा कि ऑलरेडी जब वो इनकॉम्पिटेंट घोषित कर दिए गए, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो तुरंत ही उसमें जो है उनकी प्लेस पे किसी और का नया अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो उनकी प्लेस पे किसी और को जो नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया, तब सुब्रत सहारा का जो ड्यूटीज़ हैं वो वहाँ से रिनाउंस हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट है, बाई कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ हिमसेल्फ किसकी बात कर रहा है? जिसने एज अ ट्रस्टी ड्यूटी एक्सेप्ट की हो, ठीक है। बाई कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ, उसके खुद के कंसेंट के द्वारा, एंड द बेनिफिशियरी और वेयर देयर आर मोर बेनिफिशियरीज देन वन, ऑल द बेनिफिशियरीज बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया? माइनर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 बातें कहता है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों पे तो वो हो ही नहीं रहा। तो माइनर अगर बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी माइनर हो सकता है, ट्रस्टी भी माइनर हो सकता है, बट वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेगा। ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करेगा वो गार्जियनशिप के अंडर पे, तो वो अलग है। पर बेनिफिशियरी यहाँ पे माइनर है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वो जो बेनिफिशियरी उनकी कंसेंट लेगा जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि वो मेजर बेनिफिशियरीज के बारे में बात कर रहा है, तभी तो वो कंसेंट दे सकते हैं, वरना माइनर की कंसेंट की लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देख रहे हैं इसमें, बाय द कोर्ट टू विच अ पिटीशन फॉर हिज डिस्चार्ज इज प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट। अब सपोज दैट, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शंस में, कि पिटीशन टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी। अगर मान लीजिए बेनिफिशियरी को ये लगा कि ये ट्रस्टी हमारे लाभ के लिए काम नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए लाभार्थी नहीं है, ये हमारे लिए जानबूझ के कुछ फ्रॉड कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो पहले से ही ऑफेंस है। अब उस ऑफेंस को बताने के लिए तुरंत जाएगा कोर्ट पे, तो प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन पे उसने डाल दिया, ये ओरिजिनल जुडिक्शन में डाली एक पिटीशन मतलब अर्जी डाल दी, एक एप्लीकेशन लिख के डाल दी। उसके लिए सिविल सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिविल सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है, जब एक्ट हम पढ़ेंगे उसमें बताया गया है आगे कि आपको अगर कोई एज अ बेनिफिशियरी कोई एप्लीकेशन बस डाल देनी है कि हम बेनिफिशियरी हैं, ये काम ये ट्रस्टी ने गलत किया है, हम चाहते हैं कि इनकी जगह पे किसी एक नए आदमी की नियुक्ति कर दी जाए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो काम होने लगेगा, रेदर देन उसके लिए वो सिविल सूट फाइल करे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नया सिविल सूट फाइल करने की जरूरत सीपीसी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया, तो कहाँ फाइल करना है? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, ये वर्ड कई बार आएगा जब ट्रस्ट एक्ट में पढ़ेंगे, तो इस वर्ड को अगर एमसीक्यू भी आप लगा रहे हैं तो कोशिश करिएगा इस चीज में कि वो जो वर्ड है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट फॉर सिविल ओरिजिनल जुडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की इतनी बात में कोई क्लियर? सेक्शन 70 में बात कर रहा है, 2 तरीके से ट्रस्टी डिस्चार्ज हो सकता है, या तो डेथ के थ्रू या उसकी वो ड्यूटीज डिस्चार्ज कर दी हो ट्रस्ट के द्वारा। अब उसमें सेक्शन 71 में बताया गया है, 6 पॉइंट्स है उसमें। 6 पॉइंट में पहले पॉइंट में बताया गया है एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, जब ट्रस्ट खत्म हो गई है उसकी ड्यूटीज जब कंप्लीट हो गई। सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट डीड में ऐसा दिया गया है कि उसकी ड्यूटीज को समाप्त कर दिया जाए वैसे ही, उसके बाद उसके जगह पे किसी नए ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया गया, तो उसके अलावा अगर उसकी कंसेंट या किसी बेनिफिशियरी कंसेंट है तो भी वहाँ पे जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई पिटीशन दे दी गई है उसके डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो अब अगला जो पॉइंट है वो इस बारे में बात करता है पिटीशन टू बी डिस्चार्ज। अब उन्मोचन, डिस्चार्ज को हिंदी में कहते हैं उन्मोचन, मुक्त कर दिया गया है उसकी सेवाओं से उसको, ठीक है। अब उसकी कोई सेवा जो है, उन्मोचन वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यासी का उन्मोचन की अर्जी कहाँ देते हैं? सेक्शन 72 में देते हैं, ठीक है। द पिटीशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी, ये दिया जाता है सेक्शन 72 में। तो सेक्शन 72 देखिए क्या कहते हैं? सेक्शन 72 प्रोवाइड्स दैट नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11। यहाँ सेक्शन 11 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का है, ठीक है। 1882 का जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेक्शन 11 इंडियन ट्रस्ट एक्ट का है,
जो एक्चुअली में बात करता है ट्रस्टी कैसे एग्जीक्यूट करता है ट्रस्ट को, ठीक है। तो सेक्शन 11 अभी हम आगे पढ़ेंगे, ड्यूटीज की जब बात करेंगे तो ट्रस्टी की ड्यूटीज में ये है कि वो ट्रस्टी एग्जीक्यूट करता है ट्रस्ट को। तो एग्जीक्यूट करने सेक्शन 11 के अलावा की बात कर रहा है। एक्सेप्शन इसका क्या है? सेक्शन 11 नॉट विदस्टैंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11, उसके अलावा एवरी ट्रस्टी मे अप्लाई बाय पिटीशन टू अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो एक ट्रस्टी जो है उसके डिस्चार्ज के लिए कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? एवरी ट्रस्टी मे अप्लाई। तो हर ट्रस्टी के डिस्चार्ज के लिए कहाँ अप्लाई करना है? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से वो डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब जब भी हमें किसी ट्रस्टी को डिस्चार्ज करना है, हर एक ट्रस्टी के डिस्चार्ज के लिए हमको अर्जी देनी पड़ी कहाँ पे? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर सच डिस्चार्ज, it may discharge him according and direct the cost to be paid out of the trust property। तो सबसे पहले आपने अर्जी दी कि पर्टिकुलरली ये जो ट्रस्टी बी है ये जो है न्याय संगत काम नहीं कर रहे हैं, ये जो है जस्टिशिएबल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपने बताया उनको कि ये जो है जस्टिशिएबल वर्क नहीं कर रहे, तो उस पर कोर्ट इंक्वायरी बैठाएगी या उस पर इन्वेस्टिगेशन कराएगी या उस पर कमीशन एक फॉर्म करेगी कि इनकी जांच की जाए। जांच के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि ये जो है ऐसे काम कर रहे थे और इनको पाया गया कि ये जो है ऐसे अभियुक्त हैं या ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने न्याय संगत काम नहीं किया है, ट्रस्ट के फेवर में काम नहीं किया है, तो उनका तुरंत वहीं पे वो डिस्चार्ज कर देगी। और डिस्चार्ज करने के बाद ऐसा नहीं कि उसका पैसा जो उसका बकाया रहेगा वो उसको पे नहीं किया जाएगा, वो पूरा पे किया जाएगा। किससे? ट्रस्ट प्रॉपर्टी से लेके, ठीक है। तो उसका जो पैसा पे किया जाएगा वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से लेके पे किया जाएगा, ठीक है। अब बट वेयर देयर इज नो सच रीजन द कोर्ट शैल नॉट डिस्चार्ज हिम। अब मान लीजिए अगर ऐसा रीजन पाया नहीं गया, कुछ लोग ईर्ष्यावश भी दे सकते हैं, मेलाफाइड इनका इंटेंशन हुआ, जिनका जो है ईर्ष्यावश दिया उन्होंने, तो उन्होंने फाइल कर दिया कि सर ये गलत काम कर रहे थे, और कोर्ट ने ये पाया कि इन्होंने ऐसा काम नहीं किया तो उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा। और जब तक उसकी जगह पे कोई प्रॉपर पर्सन नहीं मिल जाता है तो अब सपोज दैट कि मान लीजिए कि डिस्चार्ज नहीं किया, ठीक है। अब क्योंकि उस जगह पे सीट वैकेंट थी और इकलौता ट्रस्टी था, सपोज दैट एक एग्जांपल इसका इस तरह लेते हैं कि एक ट्रस्ट है, उसका एक सोल ट्रस्टी है, ठीक है। ट्रस्ट चल ही इस वजह से रहा है क्योंकि वो सोल ट्रस्टी था और उसके खिलाफ किसी ने एक पिटीशन फाइल कर दी। अब उस पर्सन को अगर कोर्ट हटा देगी तो जो ट्रस्ट जिनके लिए लाभ दे रही है वो तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। तो जब तक कोर्ट को कोई प्रॉपर पर्सन मिल नहीं जाता तब तक वो उसको डिस्चार्ज नहीं करेगी। अगर वो प्रॉपर पर्सन कौन है? वो प्रॉपर पर्सन सेक्शन 60 एक्सप्लेनेशन 1 में जो बताया गया है वो पर्सन प्रॉपर पर्सन नहीं, बाकी सब पर्सन प्रॉपर है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को फाइंड करने के बाद वो उसको डिस्चार्ज फॉर्म कर सकती है उसका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये तो बात हो गई डिस्चार्ज की, ठीक है, कि कैसे कोर्ट जो है किसी प्रॉपर पर्सन के मिलने के बगैर उसको जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकती है। अब ट्रस्टी को डिस्चार्ज करने के सबसे पहले प्रॉपर पर्सन को फाउंड होना जरूरी है, उसकी जगह कौन लेगा, उसके प्लेस में नए पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब जब उस नए पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा तो उसकी अपॉइंटमेंट का भी कुछ क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए ना। तो वो क्वालिफिकेशन देखिए कहाँ दिया गया है, सेक्शन 73 अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी। सेक्शन 73 प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी इन सर्टेन कंडीशन। कुछ उसकी परिस्थितियां बताई गई हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं जो बताती हैं कि दैट व्हेनेवर एनी पर्सन अपॉइंटेड अ ट्रस्टी डिस्क्लेम्स। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा पर्सन जिसको आपने अपॉइंटमेंट दिया, सपोज दैट कब कब नए नए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ट्रस्ट में, ये बात कर रहा है कि ट्रस्ट में नए अपॉइंटमेंट्स कैसे कर सकते हैं ट्रस्टी के। तो सबसे पहले मान लीजिए कब कब कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन दी है। तो सेक्शन 73 में वो कंडीशन बताई गई हैं कि कब कब ट्रस्ट में नए ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपने बताया किसी पर्सन को, जैसे वहाँ पे पहले बताया सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कि नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट, कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है।
तो सेम वही कंडीशन आई, किसी ने ट्रस्ट को डिस्क्लेम कर दिया, मना कर दिया कि मैं जो है नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो तुरंत वहां पे फिर नई अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, दैट व्हेनेवर एनी पर्सन अपॉइंटेड अ ट्रस्टी डिस्क्लेम्स, मना कर दिया उसने, अपॉइंटमेंट तो की पर उसने मना कर दिया। दूसरा क्या है, एनी ट्रस्टी डाइज, तो जैसे डिस्चार्ज वाली बात थी यहाँ पे बताया गया कि ट्रस्टी डाई हो गया है, इज फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू ये क्वेश्चन है कि 6 मंथ के पीरियड के कंटिन्यूअस पीरियड, अब कंटिन्यूअस पीरियड की बात कर रहा है अप टू 6 मंथ, 6 मंथ के कंटिन्यूअस पीरियड में वो एब्सेंट था इंडिया से। ठीक है, और या फिर अगर एब्सेंट है तो फिर लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिजाइडिंग अब्रॉड, अब वो बाहर रहने के लिए उसने क्या किया, इंडिया को छोड़ दिया। ठीक है, या फिर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, किससे, अब उसको इंसॉल्वेंट कौन घोषित करेगा, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट घोषित कर देगी कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो फिर इसके लिए आप नया ट्रस्टी ढूंढिए। या फिर डिजायर्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रस्ट, अब सेक्शन 71 में उसको लगा कि वो जो है ट्रस्ट अपना मना कर देगा कि भाई, सेक्शन 71 में कंडीशंस दी गई है कि उसकी खुद की अपने कॉग्निजेंस के ऊपर है कि उसने कहा कि अब मन नहीं कर रहा है तो हम ट्रस्ट से रिजाइन कर रहे हैं, उसने लिख के एक लेटर पैड पे दे दिया, तो यहाँ वो बताया कि उसको अपनी खुद की ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करना है। जी में बताया जा रहा है रिफ्यूजेस और बिकम्स इन द ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शंस अनफिट और पर्सनली इनकैपेबल टू एक्ट इन द ट्रस्ट और एक्सेप्ट्स एन इनकंसिस्टेंट ट्रस्ट। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उसने जो उसको जब बोला गया कि नई अपॉइंटमेंट की जा रही है तो रिफ्यूज कर दिया उसने पहली बात तो, या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग वो अनफिट है और पर्सनली इनकैपेबल है कि वो किसी तरह भी काम कर सके ट्रस्ट के लिए, या फिर ट्रस्ट के उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है जो ट्रस्ट के लाभ के लिए असंगत है, मतलब वो ट्रस्ट की बेनिफिशियरी के लिए इनकंसिस्टेंट है। उसने बात किया कि वो जो काम कर रहा है, नॉर्मली सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो वो ट्रस्ट के अगेंस्ट में कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है और उसको प्रॉपरली फिट नहीं पाया गया है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो अब ये तो बात हुई सेक्शन 73 में कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी कैसे किस किस कंडीशन में हम नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या बात कर रहा है, देन अ न्यू ट्रस्टी में बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। ठीक है, अब उसकी जगह पे नए ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होगा। अब अपॉइंटमेंट हो कैसे रहा है वो देख रहे हैं, द पर्सन नॉमिनेटेड फॉर दैट पर्पस बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ बताया गया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको नॉमिनेट किया गया है कि वो ट्रस्ट के पर्पस को सर्व करने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट करेगा। अब सपोज दैट ऐसे बात करते हैं, अब मान लीजिए कि एक ट्रस्ट बनाई गई, ठीक है, रतन टाटा ने कहा कि एक ट्रस्ट बनाई गई, ये नॉर्मली किसी पर्सन ने ट्रस्ट बनाई, ठीक है। अब ट्रस्ट में एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दी गई, ट्रस्ट का कोई एक मेंबर बताया गया कि इस प्रॉपर मेंबर को केवल अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसकी करनी है, ट्रस्टी की। ट्रस्ट के हैं मेंबर्स हैं, ट्रस्ट मेंबर्स, ट्रस्ट मेंबर में एक मेंबर को बता दिया गया कि आप ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। उस प्रॉपर पर्सन की क्वालिफिकेशन बता दी गई और इस पर्सन को बता दिया गया आपका काम ही यही है कि नए ट्रस्टी जो भी है या जो भी अपॉइंटमेंट हो उसको जो है आप उसमें वो कर दें कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट उस इंस्ट्रूमेंट में ही बता दिया गया, ट्रस्ट डीड में लिखा जाएगा ना कि ये फला फला पर्सन जो है इनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दिया गया है। अब ये पर्टिकुलर पर्सन जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है यही जो है अपॉइंट करेंगे ट्रस्टी को, तो ये तो पहले नहीं प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। एक पॉइंट तो वो हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, इफ देयर बी नो सच पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है ट्रस्ट डीड में, अगर ऐसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है और नो सच पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू एक्ट द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, अगर वो जिंदा हुआ तो और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो, मतलब मेजर तो हो ही गया होगा, साउंड माइंड का होना चाहिए और इंसॉल्वेंट ना घोषित कर दिया गया हो या डिस्क्वालीफाइड ना घोषित कर दिया गया हो, ठीक है। और द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग ट्रस्टी, ठीक है। सबसे पहले कौन है, ऑथर,
ऑथर ऑफ द ट्रस्ट अपॉइंट करेगा नए ट्रस्टी को। अगर ऑथर ऑफ द ट्रस्ट मेंटली एबल है तब, अगर वो नहीं है तो फिर वहां पे उस समय सर्वाइविंग कोई ट्रस्टी होगा या एग्जिस्टिंग ट्रस्टी होगा वो, ठीक है। उसके अलावा ट्रस्टी फॉर द टाइम भी, उस समय कोई ट्रस्टी हुआ तो, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग एंड कंटिन्यूइंग ट्रस्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट द रिटायरिंग ट्रस्टी। तो रिटायरिंग ट्रस्टी के मामले में क्या होगा, कंसेंट ऑफ कोर्ट लेना पड़ेगा। एंड इफ दे ऑल साइमल्टेनियसली और विद द लाइक कंसेंट द लास्ट रिटायरिंग ट्रस्टी। लास्ट पॉइंट तक इसमें जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में पहले बता दिया कि कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए तो वही कर देगा अपॉइंटमेंट। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं हुई तो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होगा। अगर ऑथर ऑफ द ट्रस्ट नहीं हुआ तो सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग ट्रस्टी हुआ। अगर कंटिन्यूइंग सर्वाइविंग ट्रस्टी भी नहीं हुआ तो उस समय जो ट्रस्टी चल रहा है वही अपॉइंट कर सकता है। मान लीजिए उस समय वो सोल ही था जो चला गया, तब नई अपॉइंटमेंट कैसी होगी, तब उसके एलआर आ जाएंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, जो लास्ट सर्वाइविंग होगा ना, जो आखिरी सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग ट्रस्टी होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब सपोज दैट कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मिल पा रहा है तो आखिरी जो रिटायर हुआ था ट्रस्टी, जो ट्रस्टी आखिरी में रिटायर हुआ था वो कोर्ट की कंसेंट लेगा। तब वो कोर्ट की कंसेंट लेने के बाद लास्ट रिटायरिंग जो ट्रस्टी होगा वो अपॉइंटमेंट करेगा उस पर्सन की जिसको वो नए ट्रस्टी घोषित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी बाय राइटिंग अंडर द हैंड ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अब सपोज दैट अंडर द हैंड ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, टफ लिखने की क्या जरूरत थी, सिंपल से लिख देते कि ऑथर, ट्रस्टी। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली इस लिस्ट में वो कौन सा पर्सन था जिसने अपॉइंटमेंट की, उसके द्वारा राइटिंग में और साइन किए हुए में उसके लिए बताया जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन इस पर्सन के द्वारा अपॉइंट किया गया है, इस पर्सन के द्वारा इसमें बताया गया है कि ये पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ ट्रस्टी, एज अ न्यू ट्रस्टी। ठीक है, ऑन एन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी द नंबर ऑफ ट्रस्टीज में बी इंक्रीज। अब ट्रस्ट मेंबर्स मान लीजिए कम थे या सोल मेंबर था तो वो सोल मेंबर हो जाएगा। अगर वो मोर देन ट्रस्टी होंगे, मोर देन को ट्रस्टीज हो जाएंगे, को ट्रस्टी होते हैं मोर देन वन होगा तो दो हो गए तो दो तो को ट्रस्टी हो जाएंगे। तो जो दो को ट्रस्टी हैं वो भी मिलकर बनाएंगे तो तीसरा मेंबर ले आएंगे अपॉइंटमेंट में। तो ट्रस्टी जो होंगे उनके मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे यही बात कह रहा है इसमें सेक्शन 73 में। ठीक है, सेक्शन 73 बात कर रहा है किस कंडीशंस में और कौन अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, हाउ द न्यू ट्रस्टीज कैन बी अपॉइंटेड एंड बाय whom द ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ पे क्लियर हुई। सबसे पहले कब कब अपॉइंट करेंगे और उसके बाद क्या बात कर रहा है किसके द्वारा अपॉइंट करेंगे। सबसे पहले अगर प्रॉपरली उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर ले रहे हैं कि ट्रस्ट डीड में बताया जा चुका है कि कौन पर्सन पर्टिकुलरली जो है अपॉइंट कर रहा है तो वही पर्सन पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, और फिर इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अब ये तो बात हो गई कि नॉर्मली जब ट्रस्ट या ट्रस्टी होंगे वो उस पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो इस अपॉइंटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब अगर कोर्ट अपॉइंट कर रही है तो वो सेक्शन क्या है, वो सेक्शन दिया गया है सेक्शन 74 में। ठीक है, अब सेक्शन 74 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 74 प्रोवाइड्स दैट whenever any such vacancy or disqualification occurs and it is found impracticable to appoint a new trustee under section 73। अब सेक्शन 73 में ये पाया गया कि पर्टिकुलरली ये पर्सन जो है अभी प्रेजेंट ही नहीं है। सेक्शन 73 इतना इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है कि मजबूरी में जो बेनिफिशियरीज है उनको कोर्ट जाना पड़ गया। अब जब वो कोर्ट जा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ठीक है, द बेनिफिशियरी में विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, apply by petition to a principal civil court of original jurisdiction for the appointment of trustee or a new trustee and the court may appoint a trustee। तो सेक्शन 73 और 74 में ये बताया गया है
कि कैसे नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया जा रहा है जब सेक्शन 73 इम्प्रैक्टिकेबल हो जा रहा है, जब सेक्शन 73 में ये पाया जा रहा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं यूज किया जा सकता है, तब बेनिफिशियरी जाए किसके पास, प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुरिडिक्शन के पास, और वहां पे जाने के बाद वो विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल सूट, किसी सूट को इंस्टीट्यूट किए बिना वहां पे कोर्ट में वो पिटीशन दे सकते हैं कि वो अपॉइंट करे, किसको अपॉइंट करे, एक प्रॉपर ट्रस्टी को, प्रॉपर पर्सन को जो ट्रस्टी हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कही गई सेक्शन 74 में। ठीक है, अब सेक्शन 74 में ऑलरेडी इस तरह का एक सेक्शन और भी था जब हमने सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 पढ़ा था सीपीसी का। ठीक है, ऐसे रिमाइंडर है, पिछली बार जब हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 वहाँ बात की थी कि कोर्ट ने अपना एक ट्रस्ट मैनेज किया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट के बारे में बात किया गया था, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट जो है वैसे ही कुछ रिलेट यहाँ कोर्ट फिर इंटरफेयर कर रहा है, तो हम लोग का काम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक दिन क्लास में बता भी देंगे कि कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में टाइप ऑफ ट्रस्ट पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी, पर थोड़ा एक डीप एनालाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट का भी कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पे कोर्ट दोबारा इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बेनिफिशियरी अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे कोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि सेक्शन 74 में अगर कभी कोई वैकेंसी रहती है, कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन रही कि सेक्शन 73 इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, सेक्शन 73 को लागू ही नहीं कर सकते थे, तब जो बेनिफिशियरी है विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल सूट, बिना किसी सूट के इंस्टीट्यूशन के वो जो है अप्लाई कर सकता है पिटीशन में। कहाँ अप्लाई करेगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये जो वर्ड है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल सूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पिटीशन देके ही वो इंस्टीट्यूट करा सकता है, वो फिर उसके बाद जैसे उसने दिया पिटीशन, उस पिटीशन पे वो कोर्ट जो है चाहे तो एक कॉम्पिटेंट ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, हमने नॉर्मली की कह दिया कि इस पे जो है ट्रस्टी ने जो है कैसे अपॉइंटमेंट की। ठीक है, अब वो अपॉइंटमेंट किया उसने, अब कोर्ट भी जो है ऐसे वेग में तो कोई काम करेगी नहीं। सपोज दैट हमने कहा कि अरे सर इनको अपॉइंट कर दीजिए, एक बेनिफिशियरी पहुंच गया कि पर्सन सो एंड सो है, यही पहुंच गए कोर्ट के पास कि इनको अपॉइंट कर दीजिए, तो कोर्ट कहेगी कि हमारे पास एक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस में एक रीजनेबल हमको देना पड़ेगा जजमेंट। तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो बताई गई हैं जस्ट सेक्शन 74 के पैरा 2 में। जब सेक्शन 74 पैरा 2 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है रूल्स ऑफ सेलेक्टिंग न्यू ट्रस्टी। ठीक है, तो सेक्शन 74 पैरा 1 में बता दिया गया है कि जब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है वो अपॉइंट करेगा, उसके पास बेनिफिशियरी ले जाएगा पिटीशन अपनी। अब जब वो कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करेगा पावर को, तो एक्सरसाइज करने के लिए वो क्या रूल फॉलो करेगा, तो वो पैरा 2 में बता दिया गया है। पैरा 2 ऑफ सेक्शन 74 में बताया गया है रूल्स ऑफ सेलेक्टिंग न्यू ट्रस्टी, नए न्यासी को किस तरह हम लोग नियुक्त करें, उसके नियम दिए गए हैं पैरा 2 सेक्शन 74 में। ठीक है, अब इन अपॉइंटिंग न्यू ट्रस्टी, किसी नए न्यासी, किसी नए ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड। अब कोर्ट क्या क्या करेगी उसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले तो अब नॉर्मल सी बात है कि अगर कोर्ट बुला रही है तो सबसे पहले किसको बुलाएगी, ऑथर को। तो टू द विशेस ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एज एक्सप्रेस्ड इन और टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, पहले भी बात हुई थी इस बारे में कि जब कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बनती है तो सबसे पहले एज अ जज आपको ट्रस्ट डीड देखनी है। ट्रस्ट डीड में अगर कोई ऐसा प्रोविजन दिया गया है तो तुरंत ही आपको देखना है उसमें और देख के बताना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन दे के गए हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वक्फ बोर्ड का। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड में पर्टिकुलरली बताया गया है कि सपोज दैट कि ये पर्सन जो होना चाहिए, ये पर्सन मुस्लिम लॉ में
थोड़ा सा उसको जानकारी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली उसको मुस्लिम लॉ की जानकारी होनी चाहिए। या बता दिया गया कि कोई ट्रस्ट बना रहे हैं पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस के लिए, तो उसको कैथोलिक होना चाहिए या मेथोडिस्ट होना चाहिए या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का होना चाहिए, इस तरह करके वो ट्रस्ट बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए भी वो देख सकते हैं, उसमें प्रोविजन हो सकता है ट्रस्ट डीड में। तो कोर्ट एक बार कंसीडर जरूर करेगा, उस ट्रस्ट डीड के इंस्ट्रूमेंट के गो थ्रू जरूर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर ऑथर है तो ऑथर की विशेष को देखेगा सबसे पहले। और ऑथर की विशेष कहाँ पता चलती है? उसके पर्पस में, उसके ऑब्जेक्ट में, उसके इंटेंशन में। उसका इंटेंशन कैसे पता चलेगा? वो ट्रस्ट डीड में। ठीक है, तो मेन बात जो हम कहना चाह रहे हैं, पर्पस, ऑब्जेक्ट, इंटेंशन जो हम लोग स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसकी वजह यही है कि ट्रस्ट डीड में ही उसका इंटेंशन, उसका ऑब्जेक्ट पता चलेगा। ठीक है, अब उसके ऑब्जेक्ट और उसके इंटेंशन के बारे में पता करने के लिए हमको उसकी ट्रस्ट डीड पढ़नी पड़ेगी और उसकी ट्रस्ट डीड से हमको एक पर्टिकुलरली उसका मैटर निकालना पड़ेगा, कैसे नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट हो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि टू द विशेज ऑफ अ पर्सन इफ एनी एम्पावर्ड टू अपॉइंट न्यू ट्रस्टी। जस्ट अभी बात हुई है कि अगर उसमें किसी प्रोविजन पे दिया गया है, ट्रस्ट डीड के किसी प्रोविजन पे दिया गया है ये बात कि पर्टिकुलर पर्सन जो है ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो उसको ही बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आपको लगता है कोई पर्सन ये है ऐसा जो ट्रस्टी बन सकता है नया, तो आप बताइए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? टू द क्वेश्चन वेयर द अपॉइंटमेंट विल प्रमोट और इम्पीड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठा, जो ट्रस्टी हम अपॉइंट कर रहे हैं, सबसे पहले अपॉइंट क्यों कर रहे हैं? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट। एक पर्टिकुलर ट्रस्ट को हमें चलाना है। अब हमने नया अपॉइंटमेंट किया और वो पर्सन ही बाधा बन गया, समझ रहे हैं? वो पर्सन ही ऐसा काम कर गया कि वो पता है हमको उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या पर्टिकुलरली वो पर्सन जो है वो पहले फ्रॉड केस में फंस चुका है। अब उसका अपॉइंटमेंट करने में एक सवाल तो उठ रहा है ना कि क्या ट्रस्ट की ये प्रमोशन करेगा, क्या ये ट्रस्ट को आगे डेवलप करेगा या उसको इम्पीड करेगा। इम्पीड वर्ड का पर्टिकुलर मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट में ये बाधा उत्पन्न करेगा या फिर ये उसको प्रमोट करेगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए वो जो कोर्ट है वो इस पर डिसीजन लेगी। उस पर्टिकुलर पर्सन का करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, कई जगह एफिडेविट फाइल कराते हैं, फिर उसके बाद 2-2 जमानतदार लग जाते हैं। ये पर्टिकुलर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वहाँ जाके जब देखेंगे तो ट्रस्टी क्वालिफिकेशंस होगी कि ये पढ़ा लिखा हो या फिर जैसी क्वालिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट में दी गई है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन में एक क्वेश्चन भी कोर्ट के जो जजमेंट के जज के दिमाग में होगा कि पर्टिकुलर पर्सन क्या किसी अपनी जो ट्रस्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा या उसको इम्पीड करेगा, उसकी बाधा उत्पन्न करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट। और डी पॉइंट कह रहा है अगर वहां पे एक से ज्यादा बेनिफिशियरी है तो उन सारों के इंटरेस्ट को देखेगा। ठीक है, सभी लाभार्थियों के लाभ के लिए एक अगर है बेनिफिशियरी तो फिर वो तो उसी के एटमोस्ट केयर तो वही करेगा। तो हमें एक बेसिक चीज माननी है कि ट्रस्ट बन रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए अगर वहां पे 1 से ज्यादा है बेनिफिशियरी, मोर देन 1 बेनिफिशियरी है, तो उन सभी बेनिफिशियरियों के बेनिफिट्स के लिए ही हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी से भी ट्रस्टी का बेनिफिट इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की रूल्स ऑफ सेलेक्टिंग न्यू ट्रस्टी की। कोर्ट कौन कौन से पोजीशन लेके रखेगा, तो जब कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देगा आपके सामने, किसी के सामने पर्टिकुलरली एज अ लॉयर या एज अ जज या एज अ लीगल फ्रेटर्निटी में क्वेश्चन आता है, तो पूछेंगे कि नए ट्रस्टी को अगर हमें बनाना है, नए ट्रस्टी को अपॉइंट करना है अंडर सेक्शन 74, अंडर सेक्शन 74 जब कोर्ट अपॉइंट कर रहा है, तो कोर्ट जब नए ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा तो उसके रिलेटेड रूल्स पैरा 2 ऑफ सेक्शन 74 में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ तक। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी किसी को कुछ पूछना चाह रहा, कुछ भी नहीं? चलिए 5 मिनट देख लेते हैं। ठीक है,
करते हो? सब देख रहे थे। अरे यार, इसलिए मैंने कहा, अरे क्या बोलूं? कोई बात नहीं, छोकरा भी समझ एक्चुअली क्या है ना, दिवाली के बाद से पापा जब से आए हैं, घर में कुछ ना कुछ काम है, घर में कोई आ जाता है, तो एकदम से मतलब बिजी है, पूरा दिन नहीं निकल जाता। तो पापा क्या है, रात में पी सकते हो। हाँ, रात में एक चीज़ तक नहीं आती, आज सुबह मैं उठा हूँ 4 बजे। मेरे छोटे दादाजी आए थे, तो उनके ट्रेन में वो छोटा पढ़ने लगे, फिर उसके बाद 8 बजे सोया और उठा 11 बजे। टाइम हो गया दोस्त से मैंने अपने लद्दाख में वो है उसके लिए एग्जाम विदा कमेंट्री पूरी ट्रेनिंग का पसंद है। अगर आई डोंट नो आई नहीं अभी बताया मुझसे बात कर रहे थे नहीं बताया मुझसे बात नहीं कर रहे लेकिन तभी 50% बच्चे लास्ट में 50%। एक शब्द नहीं पढ़ेंगे डिस्टेंस से बस डिग्री हो गया ये बुलानी करता है आगे खाली आएगा और एक भी नहीं आएगा और गाय लॉस होगा एक साथ हो जाएगा। उनकी जजमेंट्स की बेसिस पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन 85 में 498 मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे सिर्फ बेसिक कोड सेक्शन का बाद में सिर्फ कोड सेक्शन का जो भी जजमेंट्स किए थे 498 आईपीसी नाम हुआ है इसलिए 85 भी बीएनएस है 85 दैट इज 498 ऑफ आईपीसी।
Good? हाँ तो अभी तक हम लोगों ने बात की कि कैसे कोर्ट अपॉइंट कर रही है न्यू ट्रस्टी, ठीक है। सेक्शन 74 में हमने देखा कि जब भी कोई बेनिफिशियरी चाहे तो एक पिटीशन सिर्फ फाइल कर सकता है बगैर किसी सूट को इंस्टीट्यूट करे हुए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन में, ठीक है। और वो कोर्ट जो है चाहे तो नए ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकती है, पर जब नए ट्रस्टी को अपॉइंट करना हो तो उसको एसेंशियली रूल्स जो चाहिए वो पैरा 2 ऑफ सेक्शन 74 में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। वो 4 रूल्स जो हैं उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले ऑथर की विश को, अब ऑथर नहीं रहा तो ऑथर की जगह पे जिसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसकी विश को, अगर वो पर्सन नहीं रहा तो सबसे पहले वो एक क्वेश्चन दिमाग में उसके आ जाएगा कि ये पर्सन जिसको अपॉइंट कर रहे हैं ये आगे बढ़ाएगा या वापस रोक देगा ट्रस्ट को, या फिर सबसे पहले जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखेगा वो क्या देखेगा कि किसी भी बेनिफिशियरी, अगर मोर देन 1 बेनिफिशियरी है तो उसमें से किसी भी बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करना। बस ये 4 कंडीशन को देखना है कोर्ट को, अगर वो फुलफिल कर दे रहा है फिर वो पर्टिकुलरली अपनी जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए उसको अपॉइंट कर सकता है। अब ये तो बात हो गई कैसे अपॉइंट करना है, कौन अपॉइंट कर रहा है, कैसे अपॉइंट हो गया, हमारी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई कि हमने नया ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। अब नया ट्रस्टी आ तो गया, उसका इफेक्ट भी कुछ ना कुछ होगा। हर चीज़ जब कुछ नई आती है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। वैसे ही नए ट्रस्टी जो है जब ट्रस्ट में इंटर करेंगे तो उनका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 75 में। इफेक्ट ऑफ अपॉइंटिंग न्यू ट्रस्टी, सेक्शन 75 प्रोवाइड्स दैट व्हेनेवर एनी न्यू ट्रस्टी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74, सेक्शन 73 जब इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा तब सेक्शन 74 कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 73 और 74 दोनों में से जब भी न्यू ट्रस्टी अपॉइंट हुआ उसका इफेक्ट 75 में जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सेक्शन 75 किसकी बात कर रहा है। सेक्शन 73 एज वेल एज सेक्शन 74 अपॉइंटमेंट दोनों में से कहीं भी हो उसकी बात सेक्शन 75 में हो रही है। ऑल द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग vested in the surviving or continuing trustees or trustee or in the legal representative of any trustee shall becomes vested in such new trustee either solely or jointly with the surviving or continuing trustee or trustee as the case may require। इंपॉर्टेंट चीज ये कहना चाह रहा है तुरंत वो उसी लीग में शामिल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझे, सपोज दैट कोई नया ट्रस्टी आया, अब उसके पास सेम वही पावर रहेगी जो किसी सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग ट्रस्टी के पास थी, या फिर कोई अदर ट्रस्टी जो बना हुआ है, या फिर वैसी जो ट्रस्ट जो उस समय ट्रस्टी अगर बनता तो उसके पास जो पावर्स होती सेम वही पावर्स इसके पास भी होंगी जो नया ट्रस्टी आएगा। थोड़ा वर्ड टफ है बट ये वर्ड टफ इसलिए है ताकि इंटरप्रिटेशन में दिक्कत ना हो। तो पैरेलल एक खड़ा कर दिया गया इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब नए ट्रस्टी आएंगे तो जो ट्रस्टी ऑलरेडी वहाँ पे अपॉइंटेड हैं वो लिख सकता था कि ऑलरेडी अपॉइंटेड जो ट्रस्टी है उसी के बराबर हो जाएगा, पर उस समय हो सकता है एक सर्वाइविंग हो उसके पास एक पावर हो, कंटिन्यूइंग हो उसके पास एक पावर हो, तो वो एक लैकुना फंस जाएगा वर्ड्स के बीच में। तो उसने सीधे बोल दिया दायरा लेते हुए सर्वाइविंग, कंटिन्यूइंग या कोई टाइम बॉर्ड में जो भी ट्रस्टी चल रहा है वो तीनों एस्पेक्ट कवर कर लिया। तो ये इसका इम्प्लीकेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा चीज़ है, वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है। हर स्पेसिफिक सेक्शन पे पर्टिकुलर वर्ड होता है उसी पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे है कि वेस्टेड इन द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग और ट्रस्टी, तो ये जो वर्ड है ना ये तीनों कवर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उतनी ही ताकतें होंगी उस नए ट्रस्टी के पास जितनी ताकतें सर्वाइविंग, कंटिन्यूइंग या उस समय जो ट्रस्टी होगा उसके पास नहीं होंगी, ठीक है। और उसके अलावा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर आगे फर्दर हुआ
तो उसकी ट्रस्टी के लिए, ठीक है ना। तो बात ये कह रहा है कि लगभग उसके पैरेलल पे जितनी ताकतें हैं वही ताकतें उसके पास रहेंगी, वही उसके पास इफेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि उसने वहाँ पे उसको कोई पावर्स अपॉइंट नहीं की, सेम वो ट्रस्ट डीड में जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट डीड में ऑलरेडी क्वालिफाई कर दी गई है पावर्स ऑफ ट्रस्टी की, वो उसी पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करता रहेगा। उसके अलावा जो कई पावर्स लेजिस्लेचर ने दी है ट्रस्टी को, वो हम लोग अभी कल डिस्कस करेंगे कि क्या है पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी है, वो चैप्टर 3 से शुरू हो जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके पास सेम वही पावर्स आएंगी जो सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग ट्रस्टी और ट्रस्टी, ये तीन के पास जो रहेंगी वही सेम पावर्स इसके पास भी रहेंगी, ठीक है। अब पावर ऑफ न्यू ट्रस्टी क्या है, ठीक है। एवरी न्यू ट्रस्टी सो अपॉइंटेड एंड एवरी ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अब एवरी न्यू ट्रस्टी सो अपॉइंटेड ये अंडर सेक्शन 73, एवरी ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट सेक्शन 74, ये डिस्टिंग्विश तुरंत हो जाना चाहिए माइंड में, ठीक है ना। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेक्शन 73 में कोर्ट था, सेक्शन 74 में कोर्ट था। तुरंत आपके दिमाग में जैसे ही वर्ड्स आए तो आपके दिमाग में दो डिवीजन हो जाना चाहिए कि अगर नॉर्मली हो रहा है तो सेक्शन 73 में हो रहा है, कोर्ट के द्वारा हो रहा है सेक्शन 74 में। ईदर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल हैव द सेम पावर्स, अथॉरिटीज एंड डिस्क्रिशन and shall in all respect act as if he had been originally nominated a trustee by the author of the trust। जब उस ट्रस्ट की ओरिजिन हुई थी, जिस प्रकार वो शक्तियां ऑथर ने ट्रस्टी को दी थी, सेम उसी प्रकार की ये बात मान ली जाएगी, एजम्पशन मान लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ऑथर जितनी शक्तियां ओरिजिनल ट्रस्टी को दे रहा है जब ये फॉर्म हुई थी, उतनी ही शक्तियां ये ऑथर दे रहा है नए ट्रस्टी को। कॉन्सेप्ट क्लियर? इफेक्ट इसका यही रहेगा और पावर्स भी इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट है थोड़ा टफ है, थोड़ा इसके सेंटेंसेस टफ है, मुश्किल है, तो एक बार बेसिक रिवीजन में हमें माइंड में आपके स्केलेटन बना देते हैं तो आपको याद रहेगा। वो स्केलेटन इसके अगले पेज में, ठीक है, जो अगला वाला नेक्स्ट पेज है वो वही स्केलेटन है, ठीक है। स्केलेटन क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या हो रहा है? वैकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्रस्टी के ऑफिस वैकेट दो तरह से हो सकता है। पहला है बाय द डेथ और या फिर बाय डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। अगर डेथ के थ्रू हो रहा है तो जहां पे वो सोल ट्रस्टी था, वेयर देयर इज अ सोल ट्रस्टी ऑफ द ऑफिस बिकम्स वैकेंट, व्हेन ही डाइज द ऑफिस डज नॉट डिवॉल्व ऑन एनी पर्सन। अब ट्रस्टी है ही नहीं तो फिर वो क्या करेगा? कंस्ट्रक्टेड ट्रस्ट बना रहा है, किसी और पे ऐसे ही नहीं चला जाएगा। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि वो होगा ही नहीं, यहाँ बात कह रहा है किसी भी पर्सन के पास ऑफिस नहीं चला जाएगा, कि द ऑफिस डज नॉट डिवॉल्व ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के पास नहीं जाएगा। वो कोर्ट के थ्रू या वो पर्टिकुलर जो हम लोग ने सेक्शन 70, 71, 72 देख रहे थे, 73 के अकॉर्डिंग वो डिवॉल्व होगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? वेयर देयर आर मोर देन टू ट्रस्टी on the death of one trustee the authority devolves on the other or others। other और other मतलब अगर दो है तो एक से दूसरा, one another वाला है, और others मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, others मतलब अलग जो है दूसरे। तो कॉन्सेप्ट में कंप्लीट एकदम कंफ्यूज नहीं हो रहा है। दो पॉइंट बताया गया है कि जब भी डेथ हुई, अगर वो सोल हुआ तो फिर हर किसी पे नहीं चला जाएगा, फिर उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है वो फॉलो करना है, ठीक है। डेथ में भी दो चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट में घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो ट्रस्टी की जब पोजीशन वैकेट होगी दो वजह से होगी, पहली डेथ की वजह से या फिर ट्रस्टी डिस्चार्ज कर जा रहा है अपनी प्रॉपर्टी से, पावर से, ठीक है। डेथ में भी दो कंडीशंस है, अगर वो अकेला है तो किसी भी पर्सन के पास नहीं चली जाएगी, अगर वो दो है या दो से ज़्यादा है तो वो दूसरे पर्सन या उसके अलावा जो और है उनके पास वो पावर चली जाएगी। डेथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डेथ वाले प्रॉब्लम में किसी को कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद डिस्चार्ज पे आते हैं। डिस्चार्ज की बात कर रहा था, डिस्चार्ज की ऑलरेडी 73 वाली बात कर रहा है, सेक्शन 73 में वो छोटे छोटे पिन पॉइंट्स टाइप के उसमें दिए गए हैं। अ ट्रस्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस, पहला पॉइंट,
बाय द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रस्ट। दूसरा पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द ट्रस्ट। तीसरा पॉइंट, एनी मीन्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रस्ट डीड, ठीक है ना, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी, या फिर कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑल द बेनिफिशियरीज जो लीगली कॉम्पिटेंट है। लीगली कॉम्पिटेंट मतलब माइनर नहीं है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जब कंसेंट की बात आएगी तो वहाँ माइनर बेनिफिशियरी अगर लिखा हुआ है तो वो आप मार्क नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेक्शन 11 को वो फुलफिल करेगा, मतलब वो मेजर होगा, वो साउंड माइंड का होगा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। यही छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है, इसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। पांचवा कह रहा है कि या तो फिर किसी कोर्ट में, छठवां कह रहा है कि या तो फिर किसी कोर्ट में कोई पिटीशन दी गई है उसके डिस्चार्ज के लिए, तो द कोर्ट में डिस्चार्ज इफ इट फाइंड सफिशिएंट रीजंस फॉर डिस्चार्ज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट 73 तक का है। वेकेशन होगा, डेथ होगी, या तो फिर डिस्चार्ज होगा, डेथ होगा तो एक होगा तो फिर किसी भी पर्सन में नहीं बढ़ जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर वो एक से ज़्यादा है तो फिर वो दूसरे लोग के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके 6 कंडीशंस दी गई हैं। उस 6 कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद अगर मान लीजिए कोर्ट चाहे तो सफिशिएंट रीजन मिलता है उसको, तो उसका प्रॉब्लम डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी। अब इसमें भी 2 तरीके से मान के चलिए, एक आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है सेक्शन 73 में, एक इन द कोर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय द कोर्ट या इन द कोर्ट, ठीक है ना, 2 चीजें हैं। आउट ऑफ कोर्ट क्या हो रहा है, circumstances when an appointment may be made when a trustee dies or for over 6 months or he is absent from India or is insolvent or refuses to accept or becomes unfit etc. कंडीशंस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बताया गया है सेक्शन 73 में। वही चीज बता रहा है कि कभी भी कब कब कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में जो है नया ट्रस्टी का एनवायरमेंट होगा। तो उसने बताया कि वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, वो अब्रॉड चला गया, 6 महीने से वो एब्सेंट है, आ ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगी कोई भी ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए। अब वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रस्टी नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ रहा है, सपोज दैट बेनिफिशियरी की तनख्वाह वहाँ से आती है, तब क्या करेंगे। टीचर्स की तनख्वाह आती है, ट्रस्टी का साइन होता है उस पर, चेकबुक में, बैलेंस पे, कहीं पे भी उनकी सैलरी आ रही है, 6 महीने से उनकी सैलरी रुकी रहेगी, तो उसकी जगह पर अपॉइंटमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें जो बेसिक है वो देखने के लिए ये प्रॉब्लम्स आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकती हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटल होंगी तो मतलब फिर ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट ने उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्सन जो है प्रॉपरली इस वजह से इसमें पाया गया कि ये संलिप्त था इन सब ऑफेंसेज में, तो उसको मान लिया गया कि वो पर्सन जो है अनफिट है फॉर एज अ ट्रस्टी। अब बाई हुम, कौन बताएगा कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमने बताया था, कौन उसको अपॉइंट करेगा। द अपॉइंटमेंट में बी मेड बाई एनी पर्सन नॉमिनेटेड इन द ट्रस्ट फॉर दैट पर्पस। या तो उस ट्रस्ट डीड में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, किसी ने अपॉइंट किया है, या फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो सच पर्सन देन द, सबसे पहले कौन है, देन द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, उसके बाद सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग ट्रस्टी, या फिर रिटायरिंग ट्रस्टी, या फिर उसके अलावा कोई भी उसका एलआर वगैरह हो, उसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। और वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, किसके द्वारा, किसके द्वारा यहाँ पे कह रहा है, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। अब यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी का प्रोविजन नहीं दिया गया है, पहले वाली 2 बातें बताया गया है, या तो ऑलरेडी ट्रस्ट डीड में बता दिया गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, और जब नहीं बताया गया है तो ऑथर होगा, सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग ट्रस्टी होगा, या रिटायरिंग ट्रस्टी होगा, और इन तीनों में कोई भी होगा तो उसकी प्रॉपर मोहर लगेगी, पूरा उसका रिटर्न होगा, उसका जो है उसमें क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई आउट ऑफ कोर्ट वाली बात, ठीक है। अब हम वापस सेक्शन 74 में आ रहे हैं। सेक्शन 74 में क्या कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट बाय द कोर्ट व्हेन आउट ऑफ कोर्ट अपॉइंटमेंट इज फाउंड टू बी इम्प्रैक्टिकेबल। फिर से डिस्कस करें यही बात, सेक्शन 73 हमेशा पहले आएगा, कोर्ट भी यही देखेगी कि सेक्शन 73 फॉलो किया कि नहीं किया। आपके पास लोकस स्टैंडाई होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए कि आप जो अपॉइंट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, सेक्शन 73 अपॉइंट नहीं कर पा रहा है। टू द कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी
द कोर्ट अपॉइंट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द विशेस ऑफ ऑथर और ऑथर्स नॉमिनी। ऑथर्स नॉमिनी यहाँ कौन है बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑथर्स नॉमिनी किसकी बात कर रहा है, ऑथर नॉमिनी की बात कर रहा है। तो ऑथर नॉमिनी मतलब ऑथर ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट के लिए, उसी की बात कर रहा है। जो पर्सन जो है वहां पे 2 पर्सन के बारे में बात किया ना, या तो कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाओ या तो फिर सर्वाइविंग, कंटिन्यूइंग या ऑथर, ठीक है। रिटायरिंग इसी में ऐड है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, ऑथर है, सर्वाइविंग है, कंटिन्यूइंग है और उसके बाद रिटायरिंग है या उसके अलावा। तो ये सब जब कंप्लीटली हो जाएगा तो उसी में बता रहा है कि उनकी विशेष को देखते हुए कोर्ट अपने कंसिडरेशन को अपने मन से नहीं ले देगा, उनकी विशेष को ही देखता रहेगा, उसकी विशेष को देखेगा, समझेगा और उसके बाद ऑन सच अपॉइंटमेंट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी बिकम्स वेस्टेड इन न्यू ट्रस्टी ज्वाइंटली विद द कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइविंग ट्रस्टी। अब सेक्शन 75 में उसके इफेक्ट बता दिए गए कि क्या क्या इफेक्ट होंगे। उसकी पावर सेम वैसी रहेगी जैसे नए ट्रस्टी को अपॉइंट करते समय उसके ओरिजिनल ऑथर ने उसको पावर्स दी हैं, सेम वैसी पावर्स उसको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ तक इस चीज़ में कोई दिक्कत हो अभी पूछ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। इसमें अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो बेहिचक पूछ लीजिए, क्योंकि आगे का बेस इसी पावर ड्यूटी से बात करेंगे और जब वहाँ पे बात करेंगे हम पावर ड्यूटीज लायबिलिटीज ऑफ न्यू ट्रस्टी की, तो वहाँ ट्रस्टी में 3 ट्रस्टी ऑलरेडी ऐड रहेंगे। 3 ट्रस्टी कौन कौन से हैं, 3-4 ट्रस्टी टाइप के होंगे। पहला तो कंटिन्यूइंग भी होगा, सर्वाइविंग भी होगा, ठीक है। और ये जो नए अपॉइंटमेंट हो रही है, इनकी पावर्स लायबिलिटी सब इसमें अपॉइंटेड वाले में होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई दिक्कत हो अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसमें आपको लग रहा है कोई प्रोविज़न नहीं समझ में आ रहा, कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी लग रही है जो टफ लग रही है, तो फिर बता सकते हैं। सर जो अपॉइंटमेंट होगा आउट ऑफ द कोर्ट भी होगा और डिस्कशन भी होगा, वो भी ट्रस्ट डीड के बेसिस पे होगा, जो भी उसमें लिखा होगा ऑलरेडी मेंशन होगा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जस्ट इन केस मान लीजिए देन होगा तो कोर्ट अपॉइंट कर और उसमें ऑलरेडी अगर मेंशन होगा तो कहते कोर्ट का कोई रिक्वायरमेंट हो, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अगर जैसे हो कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो एक स्पेसिफिक पर्सन था फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में तो कोर्ट ही अपॉइंट करेगा, क्योंकि वो सबसे पहला आपका ट्रस्ट होता है और उसमें और भी ट्रस्टीज अपॉइंट किए गए, बट उसको सोल पावर ये होती है कि उसको अपॉइंट की पावर ज़्यादा है। यही होगा ना क्वेश्चन था, हाँ कंफर्म कंफर्म करा सर अपॉइंटिंग अथॉरिटी और जो अपॉइंटेड ट्रस्टीज ये इनके पावर्स तो बिल्कुल सेम ही है। मान लीजिए सपोज दैट ट्रस्टी है कोई सर्वाइविंग सोल कंटिन्यूइंग ट्रस्टी है, मान लीजिए 2 ट्रस्टी थे, एक मर गया, ठीक है। अब एक ट्रस्टी मर गया तो एक जो अनदर वाला है उस ट्रस्टी को वो पावर मिली, अब वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो गया, वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो गया सोल और कंटिन्यूइंग की वजह से, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑथर तो जिंदा नहीं है। सपोज ऑथर जिंदा होता तो वो दोनों बैठ के फिर इंटरव्यू ले रहे होते नए ट्रस्टी में, और जैसे ही नया ट्रस्टी आया वो मेंबर बढ़ गया, वापस 2 हो गए। अब उसने कहा कि हम एक और ले लेते हैं, तो वो 2 बैठ जाएंगे, फिर उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, ऑथर ही बैठा है वो भी बैठा है, तो फिर उन्होंने कर दिया, तो सेम कंडीशन कैसे चलती है। एग्जाम्पल दे देते हैं, चीफ सेक्रेटरी थे पर्टिकुलरली एक स्टेट के, वो रिटायर हुए, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट एक बना हुआ था, पूछा गया, ऑथर आया, ऑथर ने अपॉइंटमेंट दिया उसका, उनको फिर मेंबर अपॉइंट कर लिया, वो अब ट्रस्टी हो गए। आफ्टर IAS की सर्विसेज या कई सारी सर्विसेज में जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो अब ट्रस्टी हो जाते हैं। नए ट्रस्टी बने, पावर कैसी है उनके पास। अब आप सोच रहे हैं छोटा सा ट्रस्ट, अब बड़े ट्रस्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े अगर उसमें बहुत बड़े एक सोचिए कि कई जगह पे उसका काम चल रहा है, उसके ट्रस्टी आते हैं। ये सपोज टाटा मेमोरियल ट्रस्ट या फिर रिलायंस का कोई ट्रस्ट या पर्टिकुलरली किसी रिलीजियस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, उसके ट्रस्टी हो गए, पावरफुल है, वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी पावरफुल होगी, उसको रेगुलेट करने के तरीके भी पावरफुल होंगे, उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, ये सब चीज़ें माइंड पे आएंगी सबसे पहले।
तो प्रोविजंस को अगर हम अप्लाई करें वास्ट लेवल पे तो वो ट्रस्ट डीड में देखेंगे, सबसे बड़ी ट्रस्ट डीड बनी कि नहीं बनी। हम तो भाई लॉयर है, लीगल प्रूडेंस से है, लीगल फिडेलिटी से है, तो हमारा जो लीगल माइंड काम करेगा तो हम तो करेंगे भाई मैंने कागज़ दिखाई है, तो हम गए सीधे ट्रस्ट डीड पे। अब वो ट्रस्ट बनी है मान लीजिए 1840 की, 1850 की, हरिद्वार वगैरह में जाइए वहाँ पे गुजरातियों की ट्रस्ट बनी हुई है, और आप देखेंगे ऐसी ऐसी ट्रस्ट हैं उनको रेगुलेट भी वो ट्रस्टी कर रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है, ऑथर उसके ट्रस्टीज पैसा डोनेट करते हैं, वो उसके मेंबर्स हैं, रेगुलेट की जा रही है ट्रस्टी के द्वारा। अब वो ट्रस्टीज जो है उसके मेंबर्स हैं, उसके डोनर्स हैं, उसके डोनेटर मतलब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वहाँ पे जाते हैं, फिर उनको रेगुलेट कैसे करेंगे, उनके लिए फिर कोर्ट भी है। पर्टिकुलरली उन ट्रस्ट मेंबर्स की मीटिंग होती है, वो ट्रस्ट मेंबर्स की मीटिंग कैसे होती है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है, पर्टिकुलरली बड़ी बड़ी उसमें बनी हुई हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी सी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डोनेट कर देते हैं। ट्रस्ट के लिए हमने जो है एक कार डोनेट कर दी, वैन डोनेट कर दी, बसेस डोनेट कर दी, या फिर खाने की सामग्री डोनेट कर दी, कई चीज़ें। तो ट्रस्ट रैदर देन एक कंस्ट्रिक्ट एरिया में देखें, इसको वाइडर रीजन में देखिए। जब वाइडर रीजन में देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड और इस सेक्शन को एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसीलिए सबसे पहले मैं चैरिटेबल ट्रस्ट ही पढ़ाया था कि ट्रस्ट को कंस्ट्रेंट फॉर्म में आप ना देखिए, न्यास जो है बहुत छोटा नहीं, ठीक है। अब इसका लीगल यूज़ भी होता है, इलीगल यूज़ भी होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये भी आने लगेगा एज अ जुडिशियल ऑफिसर या एज अ लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर के तौर पे कि कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल टाइप का कुछ हो जाएगा कि वहाँ पे जो है ऑलरेडी सिंडिकेट बनना शुरू हो गया। कहीं हमने देखा है कि पर्टिकुलरली हमको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी ट्रस्ट फॉर्म होती हैं, फिर उसके जो हेड होते हैं वो हीनियस क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं, सज़ा भी होती है उनको, अलग अलग जेलों में रखे भी जाते हैं, पर उनके पीछे वो ट्रस्ट मैनेज हो रही है, बेनामी संपत्तियाँ, हवाला का पैसा, कई चीज़ें, ठीक है। तो ट्रस्ट को एज अ वीपन भी यूज़ किया जा रहा है, इनकम टैक्स से बचने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये चीज़ भी एज अ ट्रस्ट के जो आपका एज अ टीचिंग मेथड में जब आए, जब आपका लर्निंग प्रोसेस में आए, तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में रहती जाए, इसीलिए लॉ का एज अ ओवरऑल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने ये बात कही, ये तो बहुत बेसिक ब्रेक प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, और इतना घुमा रहा है इसमें कि बार बार परेशान हो जा रहे हैं कि बार बार ये सर्वाइविंग की बात क्यों कर रहा है, कंटिन्यूइंग की बात क्यों कर रहा है, रिटायरिंग की बात क्यों कर रहा है। अरे छोटा सा ट्रस्ट होगा, छोटा सा ट्रस्ट नहीं होता है। जब टाटा मेमोरियल और कोई अगर रिटायर होगा ट्रस्टी, तो उसके पास जो जो पावर्स होगी, उसके अलावा उसके पास लाइबिलिटीज़ होंगी, उसका पूरा क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, उसको कितना एड ऑन किया, वो सब चीज़ें इस पर रेगुलेट होती हैं। तो सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ट्रस्टी पे ये कैसे सिंप्लीफाई करेगा, इसीलिए बहुत स्पेसिफाई करके इसमें प्रोविजंस में आपको नहीं लिखा मिलेगा। बड़ा प्रोविज़न घुमा घुमा के बता रहा है, अदर है, फिर अदर्स भी है ना। तो वो एक पर्सन की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, कई सारे होंगे तो भी बात कर रहा है। तो लॉ का अगर अच्छा लेजिस्लेचर आप देखेंगे तो उसमें एम्बिग्यूटी के बजाय वेगनेस होगी, ज़्यादा वो स्ट्रक्चर कवर करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जहाँ तक सोच पाएँ तो अक्सर एंड अदर्स, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि अथॉरिटीज़ कोई हमें नियुक्त करना है, कोई एक प्रॉपर एक्ट आया, उसमें बताया गया कि एज सच अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हर अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में लिखा है, लास्ट में एक प्रोविज़न जोड़ दिया एज सच अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे कभी भी नियुक्त कर देगी, किसी को भी नियुक्त कर देगी, पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन देखी जाएंगी। तो पहले से जो एग्जिस्टिंग होंगे ना, जो मेंबर्स होंगे, यूपीएससी कमीशन की बात कर लेते हैं, कमीशन में पर्टिकुलरली मेंबर्स है, उसके अलावा सरकार जो है चाहे उन्हें बना सकती है, तो उनकी क्वालिफिकेशन देखा, एक पैरामीटर सेट कर रखा है, उसमें वो क्वालिफाई कर दे, पर ज़रूरी नहीं सबको कर दे, तो जब वैकेंट होगी सीट तभी ना। तो इसीलिए यहाँ पहले वैकेशन की बात ज़्यादा की गई है। स्टार्टिंग में जो पहले जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वैकेशन की बात की है, डिस्चार्ज की बात की, जगह तो खाली हो, जगह खाली हुई दो तरीके से, मृत्यु हो गई या तो वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा, मृत्यु भी दो तरीके से यहाँ बता दिया गया कि अगर अकेला है तो किसी को भी नहीं दे दिया जाएगा, एनी पर्सन के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अगर दो पर्सन है तो दूसरे के पास, अगर दो से ज़्यादा है तो बाकी और अदर के पास।
अब उसके अलावा डिस्चार्ज की बात करेगा सेक्शन 73 लागू होना शुरू हो जाएगा। अब उसमें दो बातें कही गई हैं, कब कब 73 में दो ही स्ट्रक्चर ही है केवल, कैसे कंडीशन पे अपॉइंट करेंगे, किसके द्वारा अपॉइंट करेंगे। किसके द्वारा वाली बात में जब करेंगे तो दो तरीके हैं इसमें, एक या तो पर्सन बता दिया गया है कि ये पर्सन अपॉइंट करेगा, जब वो पर्सन नहीं बताया गया तो पूछा जाएगा तो जिम्मेदार है, ऑथर है, सर्वाइविंग है, कंटिन्यूइंग है, रिटायरिंग है। अब वो लोग अपॉइंट नहीं कर पा रहे, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, तो उसमें उसने बोला कि जब इम्प्रैक्टिकेबल हो गया तो उस बारे में बात कर रहा है कि आप तुरंत कोर्ट के पास जाइए। सेक्शन 74 में कोर्ट के पास पहुंच गए, कोर्ट ने भी फिर कंडीशन देखी पैरा 2 में कि 4 कंडीशन से उसको फुलफिल कर लीजिए। पहले हम ऑथर का इंटेंशन देखेंगे, फिर हम आपका जो पर्सन जिसको अपॉइंट करना चाह रहा था ऑथर, जिसको ऑथर ने पावर दी थी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, इसका इंटेंशन क्या कहता है। अब उसके बाद वो नहीं समझ में आया तो फिर ये क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन जो ट्रस्ट के बिहाफ में काम करेगा, ट्रस्ट के अगेंस्ट में काम करेगा। क्रिमिनल इमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है जिसको हम ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं अभी, तो पता चला है कल को जो है पूरा बेच खाएगा उसको। चौथे पॉइंट में क्या बात कर रहा है, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके जो है इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। अब जब उनके इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, 4 कंडीशन देखी, अच्छा अपॉइंटिंग है, पढ़ा लिखा है, एक्स जो है सिविल सर्वेंट रह चुका है, अच्छा खासा इसका AOR है, एनुअल रिपोर्ट, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है, अपॉइंट करिए इनको ट्रस्टी। उसके बाद उसकी जो पावर्स होंगी वो सेम 75 में बता दी गई हैं, 73 हो चाहे 74 हो, पावर्स उसकी 75 में आ जाती हैं। सेक्शन 75 बता दिया गया उसकी पावर सेम वही रहेंगी जो सर्वाइविंग की है, कंटिन्यूइंग की है, या उस समय जो ट्रस्टी हो। मान लीजिए सर्वाइविंग कंटिन्यूइंग ट्रस्टी हो तो ट्रस्टी और सर्वाइविंग हो, सर्वाइविंग में हो, कंटिन्यूइंग हो, या उसका कोई LR हो या फिर कोई और ट्रस्टी हो, उसके पास जितनी पावर्स होंगी वो सेम है वैसी हैं। ठीक है, इफेक्ट तो उसका यही रहेगा, वो पावर उसके पास बाकायदा उसको मिल चुकी है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो उसकी पावर से बात करेंगे, उसकी लायबिलिटी से बात करेंगे, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, कब कब बेनिफिशियरी जो है उसको सू कर सकता है। अब बेनिफिशियरी ने जाके उसके खिलाफ पिटीशन डाली, अर्जी डाल दी अदालत में, पता चला कि लाभार्थी को पता चला कि ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है। मान लीजिए चंगू मंगू दो थे लाभार्थी, चंगू को पैसा मिला, मंगू को नहीं मिला। मंगू गया तुरंत अदालत में, जाके वहाँ बताया कि सरकार हमको पैसा ही नहीं दे रही है, हमारा पैसा खा के बैठ गए। बुलाया ट्रस्टी को अदालत में कि भाई क्या बात है, तो कहे अरे सरकार वो पैसा था पता नहीं कहीं गायब हो गया अकाउंट से, आया तो था इनका पैसा गायब हो गया। पूछा कि कैसे गायब हो गया, बता नहीं पाए, बोल दिया कि उन्होंने फ्रॉड किया। तुरंत उनका पैसा दिया जाएगा, उसकी जगह नया अपॉइंटमेंट की जाएगी। नए अपॉइंटमेंट के लिए पहले से लिख देंगे अदालत कि 73 के अंडर आप लोग कर लीजिए। लड़ाई दंगा फिर हो गया वहाँ पे 73 में, आपस ही में लड़ गए वो लोग, नहीं हो पा रहा किसी तरीके से। प्रैक्टिकल बात बता रहे थे कि नहीं हो पा रहा, कर ही नहीं पा रहे अपॉइंटमेंट वो लोग। तो कहे आप ही कर दीजिए, अदालत जो कहेगी मैं वो मान लूँगा। तो क्या अदालत तो कहेगी यार क्या, अच्छा लाइए क्या है, ट्रस्ट डीड दिखाइए अपनी। ट्रस्ट डीड देखिए तो ट्रस्ट डीड ने बताया कि ऑथर आए हैं आपके, जिंदा है ऑथर। कहे सरकार ऑथर तो नहीं है। क्या अच्छा किसी को बताया था कि अपॉइंटमेंट करेगा? कहे हाँ इनको बताया था, सब अपने रिश्तेदारों को कर दे रहे हैं अपॉइंटमेंट। उनको बुलाया कि आपको क्या लगता है क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो इंटेंशन पड़ा कि पर्टिकुलर ट्रस्ट इसके लिए है तो ये क्वालिफिकेशन ट्रस्टी में होनी चाहिए। अच्छा ठीक है आप जाइए। फिर वो बैठ के एक चीज़ पे सवाल सोच रहा है कि अगर हमने ये 3 पर्सन मेरे सामने लिस्ट में है, इन 3 में सबसे बेनिफिटेड कौन होगा, सबसे सुटेबल पर्सन कौन होगा एज अ जजमेंट या जज आप समझ रहे हैं, तो सोचेगा कि ये पर्सन क्वालिफाइड है, इसने जो है PhD की हुई है, ये जो है अच्छा खासा लॉ का जानकार है, इसने इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के लिए काफ़ी अच्छा काम पहले भी किया। और उसके अलावा फिर देखेंगे कि ये पर्सन ने कभी भी किसी भी जो इसके लाभार्थी हैं उसके इनकन्सिस्टेंट में कोई काम नहीं किया, कोई भी ऐसा अपराध का उल्लंघन नहीं किया, हर बार इसके में ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, ये गुडविल में रहा है, बोनाफाइड हमेशा रहा है, कभी मेलाफाइड इंटेंशन से किसी अपराध में नहीं संलिप्त हुआ, तुरंत वो उसको अपॉइंट करेंगे। और उसके बाद बुला के पूछेंगे भी सभी बेनिफिशियरी से कि उनको हम अपॉइंट कर रहे हैं, आप लोग कोई दिक्कत, सबसे लिया जाएगा, बाकायदा उनसे पूछा जाएगा, वो जो बातें कहेंगे उनको कंसिडरेशन भी मिलेगा। इसीलिए वर्ड कंसिडरेशन यूज हुआ है कि कोर्ट भी अपने मन से कोई जजमेंट नहीं दे रहा, रेशनल जजमेंट है, उसमें रीजन जजमेंट है, नेचुरल जस्टिस का पूरा फॉलोअप होगा, उसके बाद वो रीजन डिसीजन के थ्रू उसको ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया है। अब इसी सेम कंस्ट्रक्टिव जो एक न्यू ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा है
सेम ये वैसे ही 92 सब क्लॉज 3 में ले जाइए, वहाँ वो पूरी कंस्ट्रक्टिव ट्रस्टी बना डाल रहा है। तो बुला के सबसे पूछ रहा है ना, ऑथर को ही बुलाया, ट्रस्टी को ही बुलाया, बेनिफिशियरीज को ही बुलाया। सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 में उसने जो है साइप्रस की डॉक्ट्रिन भी लगाई। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है कोर्ट के दायरे के अंदर हो रही है ना। और ट्रस्ट यहाँ पे जो बन रही है इसमें भी 2 चीज़ें बताई। आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर रहे हैं, इन द कोर्ट भी सेटलमेंट कर रहे हैं, समझ। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें भी और ही पढ़ेंगे। बेसिक आप फॉलो अप करिए स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे जैसे फॉलो होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको एक कहानी दिमाग में बनती जाएगी। सबसे पहले हमने बात की थी कि कैसे ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, 3 पार्टीज़ के बारे में बात की। उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर में बात की कि ट्रस्ट तो कई तरह की होती है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट की बात कर लिया हमने। उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे थे तो उसके एक्सटिंक्शन और क्रिएशन की बात कर लें, कैसे ट्रस्ट पर्टिकुलरली क्रिएट होती है। सेक्शन 6 में चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, प्राइवेट ट्रस्ट हो, कैसी भी ट्रस्ट हो, सब सेक्शन 6 में क्रिएट हो जाती है। उसके एक्सटिंक्शन के बारे में बात कर ली, 70, 71, 72, 73, उसके बारे में बात कर लिया। अब नॉर्मली एक बात हम जो देख रहे हैं कि नेक्स्ट हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहे हैं। एक ट्रस्ट को बना चुके हैं, उसके बाद उसके ट्रस्टी को अपॉइंट भी कर लिया। अब हम उनको जो पावर्स देंगे ताकि वो उस ट्रस्ट के बारे में क्या क्या कर सकें, वो चीज़ आपको स्ट्रक्चर समझना है बस। पूरा वो एक्ट ही इसी बेसिस पे कि खत्म हुई, बनी, इसके बीच में ट्रस्टी की ड्यूटीज़ क्या क्या थी, बेनिफिशियरी की ड्यूटीज़ क्या क्या थी, ऑथर का काम तो यहाँ समाप्त हो चुका। हमने पहले स्टार्टिंग बताया था हमें फोकस केवल 2 लोग पे करना है, ट्रस्टी पे, बेनिफिशियरी पे। ऐसा नहीं है कि ऑथर का काम एकदम ही समाप्त हो गया। कोर्ट बुला रही है ना, 74 बुला रही है, अगर जिंदा है तो आ जाओ भाई। और उसमें भी वो पूछ रहा है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो वर्ल्ड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अब वो इनकॉम्पिटेंट हो चुका है, हो सकता है भाई ये जो एक प्रूडेंशियल जज नहीं बन सकता, जजमेंट नहीं ले सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। हो सकता है कई बार बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं ऑथर्स, नहीं कर पा रहे डिसीजन, तो उस चीज़ को माइंड में भी रख के वो सोचेगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इस पे आके बसा है। अब अगला वाला जो लेक्चर है वो इसी पे ही है कि उसकी पावर्स क्या क्या है, कितनी ताकत है। सबसे पहले तो पावर्स तो उसको तब मिलेगी जब ड्यूटीज़ पता चले। पहले आप जाएंगे तो आप यही बात करेंगे, नया ऑफिस ज्वाइन किया आपने तो घुसते ही आप पूछेंगे मेरे पास ताकतें कितनी, पहले ये बताओ कि किसको मैं कहाँ से उठा सकता हूँ। ये बात आप कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपनी ड्यूटीज़ देखेंगे, ड्यूटीज़ आर लिमिटेशंस। हॉफमैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो स्टूडेंट्स में, ड्यूटीज़ और राइट्स आपस में एक दूसरे पे बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। तो ड्यूटीज़ के बारे में जिसको पता हो वो राइट उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करता है। तो एक एमिनेंट ऑफिसर की ये पोजीशन ये होती है कि उसकी ड्यूटीज़, उसकी लिमिटेशंस उसको पता है, तो वो अपनी पावर्स का यूज़ उसी के अकॉर्डिंग करेगा, उसके बियॉन्ड नहीं करेगा, उसके एक्सक्लूजन में नहीं करेगा, उसके ऑब्जेक्टिफिकेशन में नहीं करेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी किसी को अपनी लिमिटेशंस पता है तो पावर को उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करेगा। बस उसी की बेसिस पे ये ट्रस्टी भी काम करेगा। ट्रस्टी की पहले ड्यूटीज़ हम लोग देखेंगे, पावर्स भी देखेंगे, उसकी लायबिलिटीज़ भी देखेंगे, और ये सब अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब अलग अलग है। जब सेक्शन 11, 12, 13, 14, 11 to 30 पढ़ेंगे तो उसमें अलग चैप्टर 3 में दिया, चैप्टर 4 में अलग लायबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बारे में डिफरेंस बताते रहेंगे कि ड्यूटीज़ की डिफरेंस क्या है, लायबिलिटीज़ की डिफरेंस क्या है, पावर्स में क्या है और बेनिफिशियरीज में क्या है, वो सब तो चीज़ें बताते रहेंगे। कंफ्यूज एकदम नहीं होना, कॉन्सेप्ट बस अपना क्लियर रखिए, बाकी तो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसमें।